नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। अग्निकांड पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, डी पार्क पहुंचकर लिया नुकसान का जायजा। सरकार आपके साथ है, ये कहा मुख्यमंत्री ने। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की सहायता, घायलों को 2 लाख रुपया देने की घोषणा की। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने संभाला पदभार, उषा प्रदर्शनी बोली, जिस केस में रेणु भाटे का इस्तीफा उसकी भी जांच होगी, न्याय होगा। हरियाणा में आज से एसआईआर अभियान शुरू, 21,000 कर्मियों को जिम्मेदारी, 1 जुलाई को आएगी अयोग्य वोटर लिस्ट। सोनीपत योग मैराथन को विधायक निखिल मदान ने दिखाई हरी झंडी, योग दिवस पर फिटनेस का संदेश दिया, विधायक भी दौड़े। सीवर से दूषित पानी पर भड़के विधायक निखिल मदान, योग के प्रति जागरूक करने को जिला स्तरीय मैराथन, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने लिया हिस्सा। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कांग्रेस ने उठाए कई सवाल, एसआईआर अभियान को लेकर भाजपा पर करण दलाल का हमला, वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का आरोप लगाया, हर बूथ पर नजर रखी जाएगी, निष्पक्ष मतदाता सूची की मांग, असली वोटर का नाम नहीं कटने देंगे, ये कहा कांग्रेस ने। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का सरकार पर तीखा हमला, हांसी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार को घेरा, हरियाणा में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे, ये कहा गोकुल सेतिया ने। योगी मॉडल की तारीफ भी की, हरियाणा सरकार पर सवाल किया, कानून का डर खत्म, जनता खौफ में, ये कहा सेतिया ने। सोनीपत में फिर गूंजी गोलियों की आवाज, दहशत का माहौल पैदा हुआ, वर्चस्व की लड़ाई में चली ताबड़तोड़ गोलियां, देवीलाल कॉलोनी में युवक पर फायरिंग हुई, फोन कर बुलाया, फिर किया पीछा और हमला किया, गली में घुसते ही बदमाशों ने खोला मोर्चा। पिहोवा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जवाबी फायरिंग में बदमाश विशाल के पैर में गोली लगी, पुलिस की गाड़ी पर बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिसकर्मी के कान के पास से निकली गोली, लूटकांड के आरोपियों को सीआईए 2 ने दबोचा। डोंकी रूट का दर्द, 7 महीने बाद घर लौटा रोहित, बेलारूस की जेल से रिहा होकर पहुंचा पिहोवा का युवक, विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, तेज धूप के बाद छाई काली घटाएं, कई जिलों में बारिश, आंधी का असर, हिसार भिवानी में धूल भरी आंधी चली, दिल्ली चंडीगढ़ बेल्ट में मौसम ने करवट ली है, सुबह बारिश, दोपहर में घने बादल, हरियाणा में मौसम हुआ सुहाना। अब खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत एक खास खबर के साथ करेंगे। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मॉडल टाउन स्थित डी पार्क पर अग्निकांड से प्रभावित दुकानदारों से मिलने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुकानदारों से बात करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और सरकार उनके साथ खड़ी है। तो इसके बाद सीएम तीनों मृतकों के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना भी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सबसे पहले डी पार्क पहुंचे और जली हुई दुकानों का जायजा भी लिया। इसके बाद दुकानों के बाहर खड़े प्रभावित दुकानदारों से मिले और आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से संभव मदद करेगी और मृतक के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद दी गई। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर तरीके से मदद करेगी। सीएम ने कपिल के बेटे और एक बेटी से मुलाकात करते हुए उन्हें सांत्वना दी और कहा कि हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा, सरकार मदद करेगी और मदद के लिए हमेशा तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डी पार्क पर आगजनी में दुकानें जली हैं, जिससे सामान जला है। इसमें कई जूतों के शोरूम जलकर खाक हो चुके हैं। सीएम रिलीफ फंड से जूतों के शोरूम वालों को 5-5 लाख रुपए तुरंत जारी किए गए हैं, जबकि आनंद जूस और सहगल फ्रूट जूस वाले को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं, तो वहीं रेहड़ी वालों को 50-50 हजार रुपए दिए गए। इस भयानक आगजनी के अंदर हमारे 3 लोग चले गए हैं, अमन जी, रोहित जी और कपिल कुमार जी। ये 3 लोग इस आगजनी में फंसे हैं। काफी नुकसान दुकान का हुआ है। ये हमारे यहाँ जो लोगों के शोरूम थे और जो लोगों ने
इस आगजनी में जान गंवाई है। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जो नुकसान यहाँ हुआ है, देखिए सरकार कुछ सहयोग उसमें कर सकती है, परंतु जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जान का नुकसान हो गया है, जान की भरपाई नहीं हो सकती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं यहाँ स्वयं देखने के लिए इस मार्केट में मैं आया हूँ। देख भी रहे हैं कि जो बड़े शोरूम थे शूज़ के, उनका पूरा का पूरा सामान वो जल करके राख हो गया है। और अभी तुरंत के लिए जो सहायता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से कुछ सहायता अभी तुरंत जारी होगी, और बाद में जो यूएलबी विभाग है अपना, वो इसको सारे को रिपोर्ट बना करके देगा, और जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान के अंदर से भरपाई करने की कोशिश वो सरकार करेगी। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्यों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। रेणु भाटिया के इस्तीफे के बाद कुर्सी खाली हो गई थी, जिस पर गुरुग्राम की रहने वाली भाजपा की महिला अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी को अध्यक्ष और भिवानी की मीना परमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो पदभार संभालते ही उषा प्रियदर्शनी ने ये कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि जो महिलाएं यहाँ पर समस्या लेकर आती हैं वो मुस्कुराते हुए यहाँ से बाहर निकले। तो वहीं रेणु भाटिया विवाद को लेकर कहा कि सोशल मीडिया पर मामला देखा है, मुझे पहले नहीं पता था कि ये कुर्सी मुझे मिलने वाली है। अभी केस को स्टडी करेंगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। रेणु भाटिया के अनुभव का लाभ भी लेने की बात उषा प्रियदर्शनी ने कही। तो जिन महिलाओं का वर्क प्लेस पर शोषण होता है, वे डर और शर्म के चलते शिकायत नहीं कर पाती। आयोग के माहौल को ऐसा बनाया जाएगा कि हर महिला अपनी शिकायत स्वाभिमान के साथ यहां पर आकर दर्ज करवा सके। तो महिलाओं के सम्मान के लिए आयोग किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। तो इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी भी पहुंची और हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी को शुभकामनाएं भी दी। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उषा जी को और मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। ये आयोग का इतिहास अगर हम देखें तो चौधरी बंसीलाल जी ने इस आयोग को शुरू किया था 1999 में, और आज इतना बड़ा रूप ले चुका है। और हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए अच्छा काम हो, यही मैं कामना करती हूँ और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। महिलाओं को कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने के लिए महिला आयोग का अहम रोल रहता है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा एक ये पद है और इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना है। हरियाणा में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी भी कर ली है और राज्य भर में करीब 21,000 कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा ताकि आगामी चुनावों से पहले वोटर डाटा को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके। तो एसआईआर लोकसभा प्रभारी करण दलाल ने ये कहा कि भाजपा बिहार और बंगाल की तर्ज पर यहां भी कांग्रेस समर्थकों का वोट काटने और अपने फर्जी वोट बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगी। बंगाल बिहार में जैसी सत्ता हथियाई, हरियाणा में भी पहले ईवीएम के जरिए सरकार बनाई, अब एसआईआर के जरिए खेल करने की तैयारी में है, लेकिन हमें हर बूथ पर तैनात रहना होगा। करण दलाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने एसआईआर के माध्यम से हमेशा विपक्षियों के सही वोटों को गलत तरीके से काटने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में चुनाव आयोग से मिली भगत करके बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों में सत्ता हथियाने का खेल खेला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वोट बनाने वाले लोग इस देश के नहीं बाहर से आकर के यहाँ बसने जा रहे हैं। ये जिम्मेवारी एसडीएम की होनी चाहिए थी, जहाँ कानून बना करके कहा जाता है कि अगर कहीं गलत वोट विधानसभा चुनाव क्षेत्र में होगी
या कोई सही वोट नहीं बनेगी। कि दोनों ही सूरतों में एसडीएम जो आरओ विधानसभा चुनाव क्षेत्र का होता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए थी। अब इतनी शर्तें, लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, कमेरे वर्ग के लोगों को सारे काम छोड़ करके पहले टेलीफोन खरीदने पड़ेंगे, फिर अपने फ़ोटो खिंचवाने पड़ेंगे, फिर उनको जा करके साबित करना पड़ेगा कि हम वो लोग हैं जिनका वोट बनना है। तो एक इतना इन्होंने ये जालसाजी का काम SIR के थ्रू यहाँ हरियाणा में जो कर रहे हैं, कांग्रेस मिल कर के हम तैयारी कर रहे हैं कि इनकी जालसाजी कामयाब ना हो और जो सही हकदार लोग हैं उनका वोट बनेगा। जो नकली वोट और जो बाहर के बीजेपी के लोग यहाँ दूसरे प्रदेशों के लोगों के वोट बनाने का बीजेपी ने जो एक रिवाज बनाया है उसको रोकने का काम करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। जिला स्तरीय योग मैराथन का आयोजन जो है वो किया गया। आयोजित मैराथन में सोनीपत शहर से विधायक निखिल मदान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने अलग अलग वर्ग की होने वाली दौड़ में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया है। तो वहीं खुद विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर दौड़ लगाई। तो वहीं सड़क पर बह रहे सीवर के दूषित पानी को देखकर विधायक जो है वो गुस्सा हो गए। उन्होंने जल्द से जल्द सीवर की समस्या को दूर करने के जो है आदेश दिया, आश्वासन दिया कि ये समस्या बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। भाजपा पार्टी से सोनीपत शहर से विधायक निखिल मदान ने ये कहा कि योग मैराथन का उद्देश्य आमजन को योग के प्रति जागरूक करना और स्वास्थ्य निरोगी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। उन्होंने बताया कि योग मैराथन में युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं। पहली श्रेणी में 40 वर्ष तक के पुरुष और महिलाएं और दूसरी श्रेणी की बात की जाए तो 40 वर्ष से ज्यादा आयु के पुरुष महिलाएं भाग ले रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा आगे। आज जिला प्रशासन सोनीपत और आयुष द्वारा सोनीपत में मैराथन का एक अरेंजमेंट किया है, जिसमें 2 भाग में मैराथन में हिस्सा लिया है। 35 उम्र से कम और 40 उम्र से ज़्यादा के लोग। मैं समझता हूँ कि ये खुशी की बात है। 21 तारीख को हमारा योग दिवस भी है। उससे पहले अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से फिटनेस की अवेयरनेस और स्वास्थ्य रहने के लिए ये कार्यक्रम चल रहे हैं और आज सोनीपत में बहुत ही भारी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से कानून व्यवस्था, विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे गरमाना शुरू हो गए हैं। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हांसी में जिम संचालक की हत्या की घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की खुलकर सराहना की। सिरसा के विकास कार्यों, कथित घोटालों, केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल, आगामी मॉनसून सत्र को लेकर भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए। सिरसा कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने ये कहा कि आज हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा चुकी है। अपराधियों के मन में कानून का बिल्कुल भी भय नहीं है। भय पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। आम जनता डर के साए में जीने को मजबूर हो चुकी है। आगे कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने में पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। देश के अंदर क्या गरीबी दूर हो गई? क्या 15-15, 16-16 लाख खातों में आ गए? क्या किसान की आमदन के अंदर कोई बढ़ोतरी हुई है? क्या क्राइम जो है वो कम हुआ है? क्या एजुकेशन का स्तर है वो बढ़ा है? जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या उनको प्राइवेट स्कूलों जितनी उस स्केल पे शिक्षा मिल रही है? क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर सुधार आया है? क्या आज गरीब आदमी सक्षम है कोई बड़ी बीमारी उसके परिवार को उसका इलाज कराने के लिए, या आज भी दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है? आप बात केवल करते हैं हाईवेज़ की। अब मैं 3 जगह धार्मिक स्थलों पे यात्रा करके आया, बाई कार गया था। मैंने वहाँ हालात देखे। हाईवे तो निकल गए लेकिन क्वालिटी इतनी गंदी, सड़कें सारी बिना लेवल के, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, आप मानेंगे नहीं कि लुक भी सारी ऐसे ऐसे करके इकट्ठी हो रही है, इतना बुरा हाल है।
तो क्या ये विकास हो रहा है? उससे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं हाईवे पे, एक हाईवे पे तो 7 से 8 एक्सीडेंट लाइन में दिखे, क्योंकि लेवलिंग ही नहीं है सही ढंग से। पता नहीं लग रहा, जहाँ लोग इकट्ठी होकर 1.5 फुट उठ रही है। तो कोई हाल नहीं रह गया है इस देश के अंदर रहने का जो सच्चाई है। ना तो यहाँ पे सिक्योरिटी, ना एजुकेशन, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना नौकरियाँ। तो फिर बताओ, जो लोगों की जेब का पैसा है, जो अपनी मेहनत से अपनी कमाई करके इंसान जो टैक्स पे करता है, तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है जब रिटर्न में उनको कुछ मिल ही नहीं सकता। तो कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में चल रहे 3 दिवसीय उत्तर भारत सर्वखाप महापंचायत चिंतन शिविर जो है वो समाप्त हो चुका है। अंतिम दिन 5 मुख्य प्रस्ताव पर गहन चिंतन मंथन हुआ और प्रस्ताव पास भी किए गए। सामाजिक मुद्दों पर व्यापक मंथन हुआ। 15 दिन के अंदर 21 लोगों की एक कमेटी बना ली जाएगी और 1 महीने के अंदर तक इसे हरियाणा सरकार से प्रस्ताव को प्रदेश के 90 विधायकों को भेजा जाएगा, ताकि इस पर सरकार जल्द से जल्द अमली जामा इसे पहना सके। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलियान खाप अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अपने सभी सुझाव दिए हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचकर बलियान खाप के प्रधान और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाज में बढ़ रही कुरीतियों, नशे और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में चल रहे एक चिंतन शिविर में शामिल होने पहुंचे नरेश टिकैत ने ये कहा कि समाज को सही दिशा देने के लिए सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा। मैं तो इसमें एक ही बात कहूंगा, सरकार को चाहिए भाई जो प्रबुद्ध लोग, जिस लेवल के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं उनका मान सम्मान और रुतबा सरकार से भी बड़ा मानता हूँ। जितनी संख्या में ये लोग पहुंचे, समाज के अंदर जो इनकी गरिमा है और जो इनका मान सम्मान है, मैं तो यही चाहता हूँ, सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूँ भाई इन लोगों ने जो चीज़ यहाँ आज फैसला लिया है या जो भी कमेटी बनाई है, सरकार को खुद पहल करनी चाहिए, इनको आमंत्रित करना चाहिए चर्चा के लिए। और जो बुराइयां समाज के अंदर हैं, जो गलत कानून बने हैं, इन लोगों के साथ चर्चा करके उन चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अगर ये पहल होती है तो ये बड़ा अच्छा कदम सरकार के लिए रहेगा। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र पुलिस और 2 बदमाशों के बीच पिहोवा के मूर्तजापुर गांव के पास मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश की टांग में गोली लगी, जबकि बदमाश के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर भी फायर किया गया। तो मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। घायल आरोपी का उपचार कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में चल रहा है, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार 2 बदमाश विशाल और लविश कुरुक्षेत्र के पिहोवा कस्बे में घूम रहे थे। कुरुक्षेत्र पुलिस को उनकी तलाश थी, क्योंकि इन्होंने 12 तारीख को पिहोवा के अरुणाय मंदिर के पास एक गाड़ी की लूट की थी और वहां से रफू चक्कर हो गए थे। तब से ही पुलिस टीम ने इनको गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी। गुप्त सूचना के आधार पर कुरुक्षेत्र CIA 2 की टीम मूर्तजापुर गांव के पास इनको पकड़ने के लिए पहुंची, लेकिन ये पुलिस को देखकर वहां से फायर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक राउंड फायर पुलिस की गाड़ी पर लगती है और एक पुलिस वाले के कान के पास से निकलती हुई चली जाती है। तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है और पुलिस भी फायर करती है, जिसमें गोली एक विशाल नामक बदमाश को लग जाती है और दोनों की तरफ से 2-2 राउंड फायरिंग किए जाते हैं और उसके बाद उनको मौके से गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिल जाती है। जी, हमारे पास गनशॉट के मरीज को CI सेकंड की टीम लेके आई थी लगभग 1 घंटे पहले। तो यहाँ मूर्तजापुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, तो उसमें उसकी गोली लगी है और अभी उसके एक्सरे के लिए भेजा गया है और उसको यहाँ एडमिट किया जाएगा कैदी वार्ड में, और उसकी हालत अभी तो नॉर्मल है। सोनीपत से बहुत बड़ी खबर। सोनीपत में एक बार फिर से गोलियों की दहाड़ सुनाई दी, गोलियों की गूंज सुनाई दी। मामला शहर की देवीलाल कॉलोनी का है, जहां वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप ये है कि पहले एक युवक को फोन कर सेक्टर 23 में बुलाया गया और जब वहां से निकलकर अपने घर की ओर भागा तो आरोपी उसका पीछा करते हुए देवीलाल कॉलोनी तक पहुंच गए। गली में घुसते ही आरोपियों ने फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। तो घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की गाड़ी
तेजी से आती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और जांच लगातार जारी है। सोनीपत की देवीलाल कॉलोनी में हुई फायरिंग की घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। चारों तरफ इलाके में दहशत फैल चुकी है। जानकारी ये सामने आई है कि पीड़ित गौरव को पहले फोन कर सेक्टर 23 में बुलाया गया, जहां विवाद हो गया था और उसके बाद गौरव लड़ाई झगड़े की आशंका को देखते हुए अपने घर लौट आया, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते हुए देवीलाल कॉलोनी तक जा पहुंचे। आरोप यह है कि गली में पहुंचते ही आरोपियों ने गौरव को देखते करीब 3 राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की क्रेटा गाड़ी दिखाई दे रही है। तो फायरिंग के बाद दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए नजर आए। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामला वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि अन्य की तलाश जो है वो जारी है। तो करीब 2 बजे हमें सूचना मिली थी कि देवीलाल कॉलोनी में गोली चली है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे थे। सीआई यूनिट्स को भी बुलाया गया था, तो वहां चल के हमने जो जांच की तो 3 राउंड फायर होने को वहाँ पर पाए गए। एक गाड़ी भी सीसीटीवी फुटेज में वहाँ पे दिखाई दी है जिसमें से फायर हुआ गाड़ी में से। और फिर उस संबंध में हमने जो मुद्दई है, जो शिकायत करता था वहाँ गौरव और उसका भाई एक सौरभ, तो उनके ऊपर वो फायर हुए। उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और एक आरोपी को भी इसमें हमने अभी कल गिरफ्तार किया, जिसको अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और आगे आरोपी को गिरफ्तार किया। जो गिरफ्तार हुआ निखिल है, निखिल नाम का बंदा है। इसका रोल ये है कि ये जो गोली चलाने वाले जो 2 बंदे जिन्होंने उनके साथ था गाड़ी में, और इसी ने ही पहले यहाँ जो मौका घटना से पहले, इससे पहले इन्होंने सेक्टर 23 में उनको बुलवाना, उस लड़के को सौरभ को बुलवाना चाहा मारने के लिए। इस निखिल ने ही उसको फोन किया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा निवासी रोहित करीब 7 महीने बेलारूस की जेल में रहने के बाद अपने घर लौट चुका है। बेहतर भविष्य की तलाश में 9 अक्टूबर को विदेश गए रोहित ने कहा कि एक एजेंट ने उसे सीधा मोल्दोवा भेजने का वादा किया था, लेकिन धोखे से दुबई, रूस और फिर बेलारूस के रास्ते डंकी रूट पर भेज दिया। रोहित के मुताबिक एजेंट विजय शर्मा ने उसे लाखों रुपए लेने के बावजूद उसे अवैध रास्ते से यूरोप पहुंचाने की कोशिश की, तो दुबई से रूस और फिर उसके बाद बेलारूस के जंगलों में ले जाकर पाकिस्तानी डॉन्कर के हवाले कर दिया गया था। तो वहां उससे डॉलर छीन लिए गए और पैसे नहीं मिलने पर मारपीट, धमकियां दी, उसे भूखा रखा और कई यातनाएं भी उसको दी गई। -4 डिग्री तापमान में तंबू में रहने को वो मजबूर हो गया था। खाने के नाम पर सिर्फ ब्रेड और पैकेट बंद गौ मांस दिया जाता था। इसके बाद डॉन्कर ने उसे लातविया बॉर्डर पार करवाने की कोशिश की, जहां सेना ने उसे पकड़ लिया। रोहित का यह आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट की गई, वापस बॉर्डर पार फेंक दिया गया। कई दिनों तक भटकने के बाद वो फिर से बेलारूस पहुंचा, जहां डॉन्कर ने पुलिस को सूचना देकर उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। तो कोर्ट के आदेश पर उसे बेलारूस की जेल भेज दिया गया था। करीब 7 महीने के बाद भारतीय दूतावास की मदद से इमरजेंसी पासपोर्ट बना और परिवार ने टिकट भेजकर उसे वापस भारत बुला लिया। रोहित है जी, बेलारूस से आया हूँ। बेलारूस में क्या करते थे, कहाँ से आए? जेल में से आया जी। 7 महीने हो गए। कब गए थे? मैं इधर 9वें महीने की 20 तारीख को गया था। हाँ जी। तो क्या मामला हुआ जेल में? मामला यही हुआ जी, इधर से मेरे साथ डायरेक्ट बात हुई थी इटली तक की। मेरे एजेंट ने मेरे साथ धोखाधड़ी में मुझे डोंकी वाले राह घेर दिया। इधर से पहले मैं उसने मुझे दुबई का वीज़ा लाया, दुबई से रशिया उसने भेजा। रशिया एक पाकिस्तानी एक लड़का आया, उसने मेरे साथ 10 दिन रहा। उसके साथ हम फिर 10 दिन बाद हमें जंगल में लेके गया। जंगल के उधर लातविया के बॉर्डर के पास गया, जाके अभी बॉर्डर टपो, नहीं तो तुम्हें मैं इधर छोड़ जाऊंगा। हमने कहा अभी हम बॉर्डर नहीं टपेंगे। नहीं कह रहा तुम्हें इधर छोड़ जाऊंगा, तो भाई मैं पीछे कल्ला चला जाऊंगा, ऐसे ऐसे पैसे मंगा दो, मेरा खर्चा इतना। हम फिर टप गए, हम चले, कुछ टाइम चले तो एक उधर लातविया की आर्मी आ गई। आर्मी आके उन्होंने हमें पकड़ा, उसने गाड़ी में हमें उन्होंने घेरा, उन्होंने हमें 2-3 घंटे कूटा, लास्ट वाले कोने में बॉर्डर के उधर हमें छोड़ दिया। अगली खबर यमुनानगर से।
यमुनागढ़ के हुड्डा सेक्टर 17 स्थित ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली नेपाली लड़की 3 दिन पहले अचानक लापता हो गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लड़की किसी लड़के के साथ लापता हुई है। जांच के दौरान लड़की की चप्पल पश्चिमी यमुना नहर के पुल पर मिली थी, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि लड़की नहर में कूद गई होगी। लेकिन जांच में पता चला कि लड़का और लड़की दोनों ने एक साथ नहर में छलांग लगाई थी। तो 3 दिन के बाद नेपाली युवती का शव नहर में तैरता हुआ मिला और गोताखोरों की मदद की वजह से उसे नहर से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अभी भी लड़का लापता है, लड़के का पता नहीं चल सका है। तो नेपाल से भारत आई 24 साल की लड़की 3 दिन पहले अचानक लापता हो गई थी। हालांकि वो काफी समय से यमुना नगर के हुड्डा सेक्टर 17 में एक ब्यूटी पार्लर पर काम कर रही थी। लापता होने पर परिवार को ये लगा कि इसकी शिकायत पुलिस को करनी चाहिए। पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि लड़की किसी लड़के के साथ फरार हो गई है। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, ठीक है जी, बोड़िया नहर के पास। तो अभी हमारे पास भी कल एक कंप्लेंट आ रखी है लड़की जाने की। तो अभी देखते हैं, घर परिवार वाले बुला रखे हैं, शिनाख्त करवा देते हैं। अगर शिनाख्त करते हैं तो आगे कार्रवाई करेंगे। एज कितनी लग रही है? एक 24 साल की लड़की। देखने में क्या लग रहा है सर? अभी कुछ नहीं कह सकते सर। नहीं कंप्लेंट क्या आई थी सर? कंप्लेंट तो भी लड़की गई है लड़के के साथ, ठीक है। कहाँ की रहने वाली थी? क्या ये रहने वाली है मूल रूप से तो नेपाल की रहने वाली है। बाकी काम करती है ये सेक्टर 17 में ब्यूटी पार्लर है। हाँ, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, उसमें काम करती है। क्या नाम है सर सैलून का? सैलून का है फोर साइन ब्यूटी सैलून। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम सुशीला है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए GTC न्यूज के साथ।